नमस्कार। दोष दृष्टिर्भवेत् वैद्यः इस मालिका का यह अगला भाग है। अब तक हमने देखा कि केवल तर्कसिद्ध स्तर पर जो परमाणु स्तर पर जो दोष की दृष्टि होती है, वहाँ से लेकर अरिष्ट लक्षण तक दोषों का एक व्यापक प्रवास होता है, जिसको हम दोष दृष्टिर्भवेत् वैद्यः। तो जो संदेश दिया था उनसे तो कभी मिलने की मेरी नौबत नहीं आई, क्योंकि जब मैं आयुर्वेद में आया था तब उनका देहावसान हो चुका था। लेकिन इस संदेश का एक बड़ा गूढ़ार्थ है जो मैंने मेरे गुरुजी ने जो भी दिया है उसमें थोड़ा बहुत मेरा चिंतन है, इन सबको मिलाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अब तक जो हमने देखा कि परमाणु स्तर पर जो दोषों की दृष्टि होती है वो प्रायशः तर्क सिद्ध है। मेरे गुरुजी वैद्य रमेश स्वामी जी कहते हैं कि इस तरह पर होने वाली दृष्टि समझने के लिए कुछ हम यंत्र तैयार करें, साधन तैयार करें तो अच्छा होगा। तो जिनको इसमें ज़्यादा रुचि है वो चिंतन करें कि परमाणु स्तर पर होने वाली दृष्टि ही पहचान कैसे ले। चयो वृद्धि स्वधाम नियम जो कहते हैं वही दृष्टि कैसे पहचान ले, इसके कुछ यंत्र अगर हम तैयार कर सकते हैं, साधन कुछ तैयार कर सकते हैं, तो चिकित्सा में एक व्यापक परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा गुरु जी का कहना है, मुझे भी स्वाभाविक मान्य है वो। तो जिनकी रुचि है यंत्र तैयार करने में, साधन तैयार करने में, जैसे कि थर्मामीटर रहता है ना, ऐसे कुछ साधन हमारे यहाँ हो जाए, या जो उपलब्ध साधन है उनका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से हो जाए, तो भी शायद अपने निदान के लिए, चिकित्सा के लिए कुछ वो महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो अब तक जो हमने प्रवास किया उसमें ध्यान देने की बात कौन सी है? तो निदान करते समय और उसके बाद चिकित्सा करते समय दोषों का जो देशिक तथा कालिक प्रवास हो गया है उस पर अगर हम ध्यान रखें तो अपना निदान और चिकित्सा में थोड़ा एक वैल्यू एडिशन आ जाती है। अभी ये जो मेरी श्रृंखला चल रही है मालिका, ये सुनकर बहुत सारे फ़ोन आते हैं और वो वही कहते हैं कि अब तक तो हम जो है वो लाक्षणिक उपशय पर ही ध्यान देते थे, ये लक्षण कहाँ पे है, उसको क्या देना चाहिए, और उसके लिए पंचकर्म हो या रसौषधि हो या जो भी हो अपनी चिकित्सा दे देते हैं। लेकिन इस तरीके से कभी हमने कागज पेंसिल पर लिखा नहीं कि ये दोषों का प्रवास कैसे हुआ है। तो देखिए, ऐसा है कि उपशय और चिकित्सा में अंतर है। फिर एक बार कहता हूँ कि उपशय और चिकित्सा में अंतर है। उपशय जो होता है एक तत्कालिक व्यवस्था है जो अपने निदान को दृढ़ करती है। उपशय एक तत्कालीन व्यवस्था है जो अपने निदान को दृढ़ करती है। जैसे कि मुखपाक हो, तो मुखपाक में अभी ऐसे नहीं कि मुखपाक सिर्फ पित्त प्रकोप से होता है, वात प्रकोप से भी होता है, कफक्षय से भी होता है।
ऐसा मैंने कभी किसी एक लेख में देखा था कि मैंने प्रवाल पंचामृत दे दिया, उपशय नहीं मिला। तो मैंने कहा स्वाभाविक है, आपने दोषों पर दृष्टि डाली ही नहीं। उसके लिए उपशय नहीं मिला, यह निदान का साधन हो सकता है कि प्रवाल पंचामृत देने के बाद उपशय नहीं मिला, यह निदान का साधन है, न कि चिकित्सा है वो। एक मॉडर्न में एक होता है इसका रिजल्ट मिला, उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो ये जो है ना, आयुर्वेद में इसका हिसाब जो होता है वो उपशय अनुपशय के रूप में होता है। तो अगर आप पहले मुखपाक में चिकित्सा देने से पहले एक सामान्य सवाल पूछ ले कि ठंडा पानी का स्पर्श होने से ये बढ़ता है या कम होता है, तो आपको पित्त वात कफ की एक विकल्पना अच्छी तरह से उपयुक्त होगी। तब आप तय कर सकेंगे कि इसको गैरिक देना है या गैरिक ही घृत मिलाकर देना है, या इसको तैल लगाने को देना है, या इसको गर्म पानी से कवल या गंडूश कहना है। ये विकल्पना स्पष्ट कब होगी? जब आप उपशय और चिकित्सा का अंतर समझे। चिकित्सा क्या होती है? चिकित्सा होती है याभिक्रियाभिर जायन्ते शरीरे धातवः समः सा चिकित्सा विकाराणाम। और कर्मतत् विशेषाम श्रुतम्, चरक के सूत्रस्थान के 16वें अध्याय में कहा है। उस पर अलग सा व्याख्यान होगा, तो इसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। और भी कहा है कि प्रयोग शमयेद व्याधिन यो अन्य मुदिरेत नासो विशुद्धा। शुद्ध चिकित्सा नहीं हो, जो इसको कुछ उदीर्ण अन्य से होता है उसको शुद्ध चिकित्सा नहीं कहते हैं। शुद्धस्तु शमयेत, शुद्ध चिकित्सा क्या करती? शमन करती। तो ये हो गया अपना एक दोषों की दृष्टि पर डालने वाले प्रवास का एक आउटलाइन अब तक हम देख रहे थे। अभी ऐसा है कि हमारे एक सीनियर थे, वो अक्सर बोलते थे कि जो घटपट की चर्चा करते हैं, जब पेशेंट आ जाता है तब तो उनकी लटपट हो जाती है, ऐसा उनका कहना था। और आर्मी में आप देख लो तो कहते हैं मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लेड इन वॉर। आप इस बेसिक प्रिंसिपल्स पर जितना ध्यान दोगे उतना आपका चिकित्सा करते समय आपका खून कम बहेगा। तो आप देख लीजिए कि आर्मी में जब शांतता होती है, पीस टाइम बोलते हैं, उसमें भी उनको इतना रगड़ते हैं और कहते हैं मोर यू स्वेट इन पीस। जितना आपको ये धर्म प्रवर्तन आ जाएगा शांतता में, उतना आपका रक्त कम बहेगा। मैं कभी वॉलीबॉल खेलता था, अच्छा खेलता था शायद। तो हमारे जो गुरुजी थे वो हमें नेट पर सिर्फ 10 या 15 मिनट लेके जाते थे, और उनका ये कहना था कि नेट के बाहर आपकी प्रैक्टिस 40 मिनट 45 मिनट होनी चाहिए, सिर्फ 15 मिनट आप नेट पर खेलेंगे। तो छोटे थे हम बच्चे, बड़ा बोर हो जाता था कि ऐसे कैसे नेट पर खेलने की, कब खेलेंगे। तो उन्होंने इतना रगड़ लिया था हमें। अभी 8वीं 9वीं में था मैं, और उसका कहना था अगर आप बॉल टैप करें, वॉलीबॉल जो जानते हो मानते हैं टैप करना क्या होता है, तो इस बाउंड्री से उस बाउंड्री तक आपका टैप जाना चाहिए। और अगर आप टॉस करते हैं, बॉल दोनों हाथों से टॉस करते हैं, तब 3 मंजिल ऊपर तक आपका टॉस जाना चाहिए। ये उनका कहना था, और उसी अनुसार वो हमें आउटसाइड द नेट प्रैक्टिस कराते थे, और सिर्फ 15 मिनट नेट पर खेलते थे। वैसे ही है, ऐसे यहाँ पे घटपट की चर्चा करने से पेशेंट में अच्छा फल प्राप्त होता है, ना कि आपकी लटपट होती है। तो ये सब सैद्धांतिक विवरण मैंने जो किया है उसी का अभी थोड़ा एक प्रात्यक्षिक थोड़ा हम यहाँ पे आज कर लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। दाह आपके पास पेशेंट जब आता है तब उस पर दोषों की दृष्टि से कैसे विचार करें,
इसका एक मॉडल आपको मैं पेश कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, दाह ये आपके सामने चार्ट है। तो आप विवरण शुरू कीजिए कि दाह तो पहले देख लीजिए ये सार्वदैहिक है या एकदेशीय है। एकदेशीय है तो देख लीजिए कि ये शाखागत है या मर्मास्थि संधिगत है। अगर एकदेशीय है, अभी ये मुझे नहीं लगता कि सार्वदैहिक और एकदेशीय समझाने की जरूरत है। हस्तदाह होता है, पाददाह होता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम जैसे होता है। तो ये हो गया गुददाह है, नासादाह है, कर्णदाह है। ये सब एकदेशीय दाह है। मेह में या अन्य किसी व्याधि में सर्वदैहिक दाह भी हो सकता है या पित्त प्रकोप में। तो दाह का विवरण देख लीजिए, चार्ट आपके सामने है। एकदेशीय हो तो शाखागत है या मर्मास्थि संधिगत है, उसके अनुसार आपकी दोषों की दृष्टि बदलेगी। अब कैसे बदलेगी ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछले बहुत सारे लेक्चर में वही सुनाता आ रहा हूँ। अगर सार्वदैहिक है तो देख लीजिए स्वतंत्र है या परतंत्र है। अगर स्वतंत्र है तो क्या क्या हो सकता है? वो पित्त प्रकोप हो सकता है, पित्त की वृद्धि हो सकती है, पित्त प्रसर हो सकता है और पित्त नानात्मज हो सकता है। अब इसका व्यवच्छेद आपको करना है, उसी के अनुसार चिकित्सा करनी है। पित्त प्रकोप की चिकित्सा क्या करनी है? रस उसके उपलब्ध है, दवाई आपके पास उपलब्ध है। पंचकर्मा करना हो तो उचित क्या करना है आपको मालूम है। वृद्धि हो तो आपके रस उपलब्ध है। कौन से रस? कषाय तिक्तम मधुरा पित्तम। उसका बल आप बदल सकते हैं कि जो प्रकोप में कषाय तिक्तम मधुर रस का बल होगा वो वृद्धि में जरूरत नहीं है, क्योंकि चयो वृद्धि स्वधाम नहीं हो, बिल्कुल थोड़ी वृद्धि रहेगी। पित्त प्रसर है तो आपकी चिकित्सा में द्रव्य नहीं बदलेंगे, द्रव्यों का बल बदलेगा या पंचकर्म की अवस्था बदलेगी। या पित्त नानात्मज व्याधि हो सकता है। देख लीजिए, स्वतंत्र है दाह यानी अपने कारणों से हुआ है तो पित्त प्रकोप हो सकता है, पित्त वृद्धि हो सकती है, पित्त प्रसर हो सकता है या पित्त नानात्मज हो सकता है। अगर परतंत्र है तो ये तो गतत्व हो सकता है कि रसगत पित्त हो सकता है, रक्तगत पित्त हो सकता है, मांसगत पित्त हो सकता है या आशयापकर्ष हो सकता है। अगर परतंत्र है यानी किसी और के कारण ये दाह हो रहा है, पित्त सिर्फ पित्त के कारण नहीं, तो ये पित्तावृत वात हो सकता है जिसमें पित्त और वात दोनों सम्मिलित है। रक्तावृत वात हो सकता है, पित्तावृत प्राण हो सकता है, पित्तावृत समान हो सकता है, पित्तावृत व्यान हो सकता है, पित्तावृत अपान हो सकता है। अब इसमें चिकित्सा का परिवर्तन क्या होगा ये मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ग्रंथ उपलब्ध है तो मुझे ज़्यादा उस पर प्रवचन करने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर ये सार्वदैहिक दाह है और परतंत्र है तो या तो गतत्व हो सकता है या आवरण हो सकता है या उपद्रव हो सकता है या उदरक हो सकता है। 4 प्रकार उपलब्ध होते हैं परतंत्र में हमें दाह के, कि या तो वो गतत्व होगा, गतत्व में रसगत पित्त, रक्तगत पित्त, मांसगत पित्त या आशयापकर्ष। परतंत्र में आवरण होगा तो पित्तावृत वात, रक्तावृत वात, पित्तावृत प्राण, पित्तावृत समान, पित्तावृत व्यान और पित्तावृत अपान। इतनी शक्यताएं हमारे सामने आती है। या तो वो उपद्रव हो सकता है, चौथी शक्यता जो है। तीसरी शक्यता है उपद्रव, चौथी शक्यता है उदरक। यानी कि जब हमारे सामने दाह का रुग्ण आता है तब अगर वो उसका ग्रंथोक्त निदान हमारे पास नहीं है तो आपके पास एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया कि पूछ लीजिए सार्वदैहिक है कि स्थानिक है, एकदेशीय है।
एकदशी है तो शाखागत है या मर्मासी संधिगत है, उसके अनुसार आपके हेतु पूछने का तरीका बदलेगा, उसके अनुसार आपकी चिकित्सा का अंतर बदलेगा। अगर शाखागत है, शाखा रक्तादयस धातु उच्च, यानी एकदशी है, सिर्फ हाथ में जलन हो रही है, सिर्फ पैर में जलन हो रही है, तो आपका देखने का अंदाज बदलेगा, निदान करने का अंदाज बदलेगा, चिकित्सा का अंदाज बदलेगा। अगर सार्वदेहिक है तो स्वतंत्र है या परतंत्र है, यह आप हितों से पता करेंगे कि ये पित्त प्रकोप के पित्त के हित, दाह तो पित्त का है ना, पित्त के कारण ही दाह होता है, ये तो हमें स्पष्ट है। तो पित्त के कारण हुआ है कि पित्तों के कारणों के सिवा और कुछ कारणों से हुआ है, ये हमें देखना है। तो स्वतंत्र अगर है तो ये पित्त वृद्धि हो सकती है, पित्त प्रकोप हो सकता है, पित्त प्रसर हो सकता है, या पित्त नानात्मजय व्याधि हो सकता है। तो उसके अनुसार हमें चिकित्सा का पित्त के लिए जो कषाय तिक्त मधुर रस है उसके रस बदलेंगे। अत्यधिक पित्त प्रकोप होगा तो शायद मधुर रस उत्तम बल का। अभी ये विकल्पना मुझे नहीं लगता कि ये स्पष्ट करने की जरूरत है। दोष विकल्पना और रस विकल्पना मेरा एक अलग सा व्याख्यान उपलब्ध है, कृपया सुन लीजिए। और अगर परतंत्र है, ये दाह सार्वदेहिक है लेकिन परतंत्र है, तो या तो गतत्व हो सकता है, मैं दोहरा रहा हूं, प्रसंगोपात दोहरा रहा हूं, इसको दुरुक्ति नहीं कहते हैं, प्रसंगोपात दोहराना कहते हैं। गतत्व हो सकता है, गतत्व अगर होता है तो रसगत पित्त हो सकता है, रक्तगत पित्त हो सकता है, मांसगत पित्त हो सकता है, या आश्यापकर्ष हो सकता है। आवरण होगा तो पित्तावृत वात हो सकता है, रक्तावृत वात हो सकता है, पित्तावृत प्राण हो सकता है, पित्तावृत समान हो सकता है, पित्तावृत व्यान हो सकता है, या पित्तावृत अपान हो सकता है। गतत्व या आवरण नहीं है तो आपके सामने उपद्रव की एक शक्यता उपलब्ध होती है और उदरक की शक्यता उपलब्ध होती है। तो एक ही दाह जब हमें हमारे सामने जब आता है तब हमें इतना बड़ा फ्रेमवर्क मिल जाता है। अब इसी प्रकार से आप शूलादि लक्षण का अपना अपना विवरण खुद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक निदान कोश है जो टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ ने प्रकाशित किया है। मेरे गुरुजी का वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनके देहांत के बाद वो पूरा हो गया, उलटकर गुरुजी का। या सीडक का आयुसॉफ्ट है जिसमें मैं खुद एक मेरा सहभाग था। ये दोनों का आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप ये जो मैं कह रहा हूँ कि शूल है लक्षण, तोद है, भेद है, ऐसे छोटे छोटे लक्षणों के एक अपने अपना फ्रेमवर्क बनाइए ताकि आपको निदान और चिकित्सा में थोड़ा एक, जिसको हम कह सकते हैं कंसल्टेंसी लेवल आ जाए। ठीक है ना। तो आज अभी ये तो मैंने कह दिया कि जिन व्याधियों के या लक्षणों के प्रोटोकॉल यहाँ पे उक्त नहीं है, यानी ग्रंथों में नहीं है। अम्लपित्त है तो अम्लपित्त की चिकित्सा तो ग्रंथों में दी है, अर्श है, चिकित्सा दी है, तो उस पर यहाँ पे विवरण करने की जरूरत नहीं। जो शरक जी ने कहा है, सुश्रुत जी ने कहा है, वो फॉलो करें, फल तो मिलने वाला है। इसलिए ऐसे जो लक्षण है हमारे सामने आते हैं तो उसका विवरण कैसे करना है, दोषों पर दृष्टि कैसे डालनी है, इस पर चर्चा आज मैंने एक दाह का प्रातिनिधिक उदाहरण लेकर की है। अगले पुष्प में जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे बहुत लोग बोलने वाले थे कि ये तो घटपट की चर्चा करते हैं और प्रत्यक्ष रुग्ण जब देखते हैं तब लटपट हो जाती है। ऐसी कोई अवस्था नहीं होती। जितने आप चरक सुश्रुत वाग्भट प्रतिदिन पढ़ोगे, आपकी चिकित्सा का एक अंतर आपको दिखाई देगा, निदान का स्तर का अंतर आपको दिखाई देगा। और ये मेरा वादा है आपसे कि चरक जी जैसे कहते हैं ना, शक्यम तथा प्रत्युदातुम अस्माभिर अस्मद्विधेर्वापि अग्निवेश। तो इस दिशा से अगर गए तो हम चरक की एक जो अपेक्षा है उसकी पूर्ति कर सकते हैं।
इसलिए मैंने दोषों की दृष्टि का एक प्रातिनिधिक विवरण आज किया। अभी फिर भी ये थोड़ा बहुत ग्रंथों के आधारित था, लेकिन अगली बार हम जरा थोड़ी चर्चा करेंगे कि जिसकी चर्चा अब तक ग्रंथों में आई नहीं है, आने की इतनी जल्दी गुंजाइश भी नहीं है, ऐसे में, ऐसी अवस्था में, ऐसी समस्याओं में दोषों की दृष्टि कैसे हमारी हो सकती है, इस पर हम विमर्श करेंगे। उसके लिए मैं स्पोर्ट्स आयुर्वेद इस विषय का थोड़ा आधार लूँगा और कुछ प्रातिनिधिक विवरण करूँगा। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा विवरण करूँगा, एक प्रातिनिधिक जिसका मैंने अनुभव किया है, इसकी मेरी कंसल्टेंसी की है, जो मेरे प्रातिनिधिक काम किया है, थोड़ा है किया है, कर रहा हूँ, उसी का विवरण हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे वाले जो व्याख्यान छोटे छोटे हैं या व्याख्यानमाला होगी उसकी भी सूचना आती रहे। धन्यवाद।